है वांगशन फैमिली, वेलकम बैक। विंग जो एक ओमेगा है और ऑलरेडी उसका एक अल्फा और छोटा बच्चा है। वहीं दूसरी तरफ लान वांगजी जो एक अल्फा है, उसकी भी ऑलरेडी एंगेजमेंट फिक्स्ड हो चुकी है। वांगजी जो विंग का बॉस है, कैसे पहले ही नज़र में वांगजी को विंग से प्यार हो जाता है और बाद में अपना फियोंसी छोड़कर वांगजी कैसे विंग के पीछे पागल हो जाता है। और जब वांगजी को पता चलेगा विंग के अल्फा के बारे में और उस अल्फा की रियल आइडेंटिटी के बारे में, कैसे सिर्फ एक ही रात में सारी जिंदगियां चेंज हो जाएगी और सारे रिश्ते भी। सिचुएशंस कपल ये ओनली मेंबर्स के लिए फैन फिक्शन है जो 29 रुपीज़ में चैनल मेंबरशिप बाय ऑन करके आप एंजॉय कर सकते हो। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ जॉइन मेंबरशिप। एंड टेलीग्राम पर भी एक फैन फिक्शन ऑलरेडी रन हो रहा है, माफिया लॉर्ड वी वुशियान एंड साइकोपैथ लान वांगजी। कैसे वांगजी की नज़र माफिया लॉर्ड विंग पर पड़ती है और वो उसके लिए पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड हो जाता है। वो माफिया लॉर्ड को हासिल करने के लिए कितनी हदें तोड़ेगा और अपने साइकोनेस में कहीं वो विंग को ही हर्ट ना कर दे। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ जॉइन माई टेलीग्राम चैनल। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वांगजी और विंग दोनों भी अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और शुयांग शाओ शिनचैन की शादी भी उसी दिन उसी वेन्यू में होने वाली थी। मतलब लैन मेंशन में अब एक नहीं बल्कि 2 शादियाँ होने वाली थी। शादी को सिर्फ 3 दिन बचे हुए थे और अब विंग चैंग के साथ चैंग के ही मेंशन में रहता था। चैंग ऑलरेडी जानता था कि विंग अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, इसीलिए चैंग ने जियांग फैंगमियान और मैडम यू को विंग के शादी के बारे में इन्फॉर्म तो कर दिया था, पर उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया था। चैंग ने ये बात उन दोनों को स्ट्रिक्टली कह दी थी कि वो लोग बस शादी वाले दिन यहाँ आ सकते हैं, वो इस मेंशन में नहीं आएंगे। वो सीधा शादी के वेन्यू पर आएंगे और वहीं से वापस चले भी जाएंगे, क्योंकि चैंग ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि विंग का मूड स्पॉइल्ड हो या उसे फिर से बुरा फील हो या उसे दर्द हो, क्योंकि चैंग ने ऑलरेडी अपने भाई की वर्स्ट कंडीशन को 2 बार फेस कर लिया था। अब वो सच में अपने भाई का इतना प्रीशियस मोमेंट खराब नहीं करना चाहता था। इनफैक्ट चैंग सच में वांगजी का बहुत ज़्यादा थैंकफुल था कि चैंग को एटलीस्ट चांस तो भी मिल रहा है अपने भाई की शादी में इंक्लूड होने का। इनफैक्ट विंग चैंग को अब बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करने लगा था। हाँ, उनमें थोड़ी ऑकवर्डनेस थी क्योंकि ऑब्वियसली इतने साल बाद वो मिले थे, तो अचानक वो सब जाएगी नहीं। वैसे भी बचपन में भी उनका रिश्ता हाँ बहुत प्यारा था, पर एक तरह से लॉन्ग डिस्टेंस ही था। मतलब उनमें ज़्यादा बातें वीतें तो होती नहीं थी। जब चैंग आता था तभी विंग उसके साथ बातें कर पाता था। तो हाँ, एक तरह से ऐसा कहा जा सकता है कि उनका बॉन्ड भले ही स्ट्रांग था, पर उस हिसाब से देखा जाए तो रिश्ता उतना स्ट्रांग नहीं था। मतलब एज अ ब्रदर्स वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे, पर दोनों में से कोई भी अपनी अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाता था। मतलब विंग चैंग को ये बचपन में भी नहीं बता पाया था कि उसके साथ होता क्या है, और चैंग भी विंग को बचपन से ही ये समझा नहीं पाया था कि चैंग विंग को कितना ज़्यादा प्यार करता है और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो होता है ना, दिल में लाख प्यार हो पर कभी कभी उस प्यार को जताना, जबान पे लाना भी ज़रूरी होता है। और इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए लाख प्यार था, पर वो कभी भी जताया नहीं गया, जिस वजह से विंग की हालत बचपन में ही खराब हो चुकी थी और बाद में तो वो पूरी फैमिली से ही नफरत करने लगा। तो हाँ, अब जब वो एक हुए थे और विंग को ये पूरी तरीके से रियलाइज़ हो चुका था कि चैंग की कोई गलती नहीं है, तो वो चैंग को माफ़ तो कर चुका था, पर उन दोनों में अभी भी वो ऑकवर्डनेस रह चुकी थी, पर वो बहुत कम मात्रा में थी। और चैंग तो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा था कि वो विंग को अपने साथ पूरी तरीके से फ्री कर ले, क्योंकि चैंग बिल्कुल नहीं चाहता था कि विंग के साथ फ्यूचर में भी कुछ भी गलत हो। चैंग जानता था कि लैन फैमिली बहुत अच्छी है और वो विंग की केयर करेगी, खासकर लैन वांगजी जो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, पर ऑब्वियसली उसने अपने भाई को खोकर पाया है।
तो उसके अंदर वो डर हमेशा रहेगा ही। अब वो हमेशा विंग के लिए किसी पर भी 100% ट्रस्ट नहीं करेगा। हाँ, वांग जी ने विंग के लिए अपना प्यार खुद साबित किया है, पर फिर भी एज अ ब्रदर हमेशा चैंग विंग को प्रोटेक्ट तो करना ही चाहेगा। इसीलिए अब चैंग हो सके उतना फ्रीली विंग से बात करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें विंग भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहा था। और इससे उन दोनों के रिश्ते 2 ही दिन में बहुत ज़्यादा सुधर गए थे। खासकर चैंग की एक्साइटमेंट देखकर, और वो इस वेडिंग के लिए कितना ज़्यादा खुश है और कितनी प्रिपरेशन कर रहा है, ये देखकर विंग को सच में बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रहा था। चैंग एक भी कमी नहीं कर रहा था विंग को बिल्कुल फैमिली वाली वाइब देने में। भले ही वो अकेला विंग की फैमिली बन चुका था, पर वो विंग की हर एक चीज़ का ध्यान रख रहा था। इनफैक्ट अब वो भी इक्वली वेडिंग में टाइम और मनी स्पेंड कर रहा था। चैंग विंग के लिए सब कुछ बेस्ट चाहता था। उसने ऑलरेडी विंग के लिए मेकअप आर्टिस्ट, हेयर आर्टिस्ट और विंग को वेडिंग में जो भी चाहिए उन सब चीज़ों का अरेंजमेंट करके रखा था। वैसे तो चैंग ने डिज़ाइनर भी अरेंज कर लिया था उन दोनों के वेडिंग ड्रेसेस को डिज़ाइन करने के लिए, पर ऑलरेडी वांग जी पहले ही वो काम कर चुका था। ऑलरेडी चाइना का सबसे बेस्ट डिज़ाइनर विंग और वांग जी के लिए वेडिंग अटायर डिज़ाइन करने वाला था। ये बात जब चैंग को पता चली थी तो उसने अपने तरफ से वो सब कैंसिल करा दिया था। वेडिंग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी और विंग वांग जी को एक दूसरे के साथ मिलने से मना कर दिया गया था, क्योंकि ऑब्वियसली शादी में सिर्फ 3 दिन बचे हुए थे और रिचुअल के हिसाब से अब वो दोनों भी एक दूसरे का ना फेस देख सकते थे, ना एक दूसरे से मिल सकते थे और ना ही एक दूसरे से बात कर सकते थे। वांग जी का तो पता नहीं, पर विंग का इस रिचुअल से बुरा हाल हो चुका था। प्यार इंसान को कितना चेंज कर सकता है ना। पहले वांग जी जो विंग के प्यार में पूरा पागल था और हमेशा विंग के आगे पीछे घुमा करता था, वही आज विंग जो वांग जी के प्यार में पूरी तरीके से पागल हो चुका है। इनफैक्ट उसे गुस्सा आ रहा है सब पर, क्योंकि कोई भी उसे ना वांग जी से मिलने दे रहा है और ना ही उसके पास उसका खुद का फ़ोन है, क्योंकि मोबाइल तो चैंग ने ले लिया है और सेम कंडीशन लान वांग जी के साथ है। उसका मोबाइल सिचन के रूम में है। वेडिंग को कम समय है तो वो दोनों ऐसे भी घर से बाहर तो नहीं निकल सकते, तो जो भी काम है चैंग के मोबाइल से और वांग जी के पास सिचन का मोबाइल है उससे हो सकता है। सेम कंडीशन शुयांग और शाओशिनचेन की भी है। वो दोनों भी डेस्परेटली एक दूसरे से बातें तो करना चाहते हैं, पर बातें कर नहीं सकते क्योंकि उनकी फैमिलीज़ ने भी उनका मोबाइल अपने पास ले लिया है। तो अब ये चारों भी एक दूसरे से मिलने के लिए डेस्परेट तो बहुत है, पर कुछ भी कर नहीं सकते। इनफैक्ट विंग की हालत तो इतनी बुरी है कि चैंग हमेशा उसके साथ ही रहता है और उसे हर वक्त अपने साथ जहाँ भी चाहे वहाँ लेके जाता है। मतलब जहाँ चैंग जाएगा वहाँ विंग भी जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली विंग की शादी है तो कुछ चीज़ें विंग की भी पसंद की होनी चाहिए। इनफैक्ट सब कुछ ही विंग का पसंद का होना चाहिए। तो इस बात का ख्याल चैंग बहुत अच्छी तरीके से रख रहा है। साथ ही वो रात को भी विंग को अपने पास लेकर सुलाता है, किसी छोटे बच्चे की तरह। जो चैंग विंग के लिए बचपन में नहीं कर पाया, वही अब वो सब कुछ विंग के साथ कर रहा है। वो सारे मूवमेंट्स वो सच में अपने छोटे भाई के साथ जी रहा है। भले ही वक्त कम है, पर प्यार तो नहीं ना। और चैंग अपने प्यार का अंदाज़ा विंग को बहुत अच्छी तरीके से कराना चाहता है, ताकि अगर फ्यूचर में कुछ भी हो विंग के साथ गलत, तो विंग के जहन में सबसे पहले चैंग का ख्याल आए और वो सबसे पहले चैंग के पास ही आए, ताकि चैंग उसे फ्यूचर में भी प्रोटेक्ट कर सके। खैर, ऐसे ही दिन बीतते हैं और अब शादी को सिर्फ 1 दिन बचा हुआ था। शादी की सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी और विंग का वेडिंग अटायर, ज्वेलरी और बाकी सब कुछ भी लैन मेंशन से सिचैन और चिंग लेकर आ चुके थे, जिसे चैंग और विंग ने रिसीव किया था। विंग ऑब्वियसली चैंग के मेंशन में ही, मतलब अब अपने खुद के मेंशन में ही रेडी होने वाला था और बाद में चैंग उसे लेकर वेडिंग वेन्यू में जाने वाला था। विंग जो शादी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, नर्वस, हैप्पी
और बहुत मिक्स्ड फीलिंग फील कर रहा था, उसे अचानक नीचे से कुछ आवाज़ आने लगती है। विंग फिलहाल अपने रूम में था और चैंग नीचे था। कुछ ही देर बाद उन्हें डिनर करना था। बाद में हमेशा की तरह चैंग विंग को सुलाने वाला था, किसी छोटे बच्चे की तरह। सच में ये पैम्परिंग विंग भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। विंग को जब नीचे से आवाज़ें आती हैं तब वो रूम का डोर ओपन करके नीचे की तरफ जाने लगता है। विंग अभी स्टेयर्स पर ही था, तभी उसे लिविंग हॉल में अपने मदर, फादर और चैंग नजर आ जाते हैं। चैंग जो अपने मदर फादर से लड़ रहा था, इनफैक्ट उन पर चिल्ला रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली चैंग ये कभी नहीं चाहता था कि मिस्टर एंड मिसेस जियांग अब यहाँ आए। उन्होंने ऑलरेडी विंग की लाइफ को बहुत मेस्ड अप और मिजरेबल बना के रखा है, तो अब चैंग अपने भाई की लाइफ को और उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस लिटिल हार्ट को सेव करना चाहता था, जिसे जोड़ने में वांगजी ने बहुत सारे पापड़ बेले हैं, साथ ही चैंग ने भी। इसीलिए आज वो यहाँ अपने पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं देखना चाहता था, पर मिस्टर एंड मिसेस जियांग यहाँ बिना चैंग को इन्फॉर्म किए सीधा आ चुके थे और इसीलिए चैंग उन पर चिल्ला रहा था। इनफैक्ट उसकी आवाज़ कम ही थी, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि विंग इन लोगों को देखे, पर कुछ ना कुछ विंग के कानों में जा ही चुका था और विंग यहाँ आ ही चुका था। विंग जब अपने पेरेंट्स को देखता है, जिन्होंने अपने हेड को डाउन करके रखा था और वो चैंग की सारी बातें बस सुन रहे थे, वही चैंग जो उन दोनों पर गुस्सा कर रहा था और उन्हें लगातार यही पूछ रहा था कि उन्हें यहाँ आने के लिए किसने बोला। चैंग अपने पेरेंट्स पर गुस्सा कर रहा था, वही बाकी सारे सर्वेंट, मेड, गार्ड्स भी वही थे, क्योंकि ऑब्वियसली गार्ड्स ने मिस्टर एंड मिसेस जियांग को रोकने की कोशिश की थी। हर कोई विंग के बारे में जानता था और प्रॉपर रीज़न तो किसी को भी पता नहीं था, पर चैंग ने ऑलरेडी सबको बता दिया था कि अगर उसके मॉम डैड यहाँ आए तो वो विंग से ना मिल पाए। मतलब उसे ऑलरेडी इस बात का अंदाज़ा था कि ये लोग यहाँ चोरी से आ जाएंगे, जैसा कि हो भी चुका था। तो सारे गार्ड्स ऑलरेडी उन्हें रोकने की कोशिश तो कर रहे थे, पर किसी से भी वो रुके नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो भी जियांग कॉरपोरेशन के ओनर रह चुके हैं, तो उनकी एक अलग जगह है, अलग रिस्पेक्ट है और वो रिस्पेक्ट तो उन्हें मिलेगी ही। इसीलिए गार्ड सिर्फ उन्हें रोक सकते थे, उन्हें हाथ लगाकर बाहर तो नहीं निकाल सकते थे। तो उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, पर फेंग मियान और मैडम यो ने कुछ भी सुना नहीं और वो अंदर आ चुके थे। चैंग जब अपने पेरेंट्स पर चिल्ला ही रहा था, तभी एक गार्ड चैंग को रोक देता है। चैंग तुरंत उस गार्ड की तरफ भी गुस्से से देखता है और वो गार्ड सीधा स्टेयर्स की तरफ पॉइंट करता है, जहां विंग खड़ा हुआ था। जैसे ही चैंग की नज़र विंग पर गई थी, एक पल के लिए तो चैंग डर चुका था और इससे पहले कि चैंग कुछ रिएक्ट कर पाता, फेंग मियान और मैडम यू विंग की तरफ बढ़ने लगे थे। वही विंग जो ये सब बस देख रहा था और प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से वो वही खड़ा था। चैंग जिसकी नज़र विंग पर थी, वही विंग जिसकी नज़र लिविंग हॉल में अपने भाई की तरफ और अपने सो कॉल्ड मॉम डैड की तरफ थी। उन दोनों का भी इससे पहले कि कोई रिएक्शन आता, मैडम यू और फेंग मियान स्टेयर्स के पास पहुंच चुके थे। इससे पहले कि वो विंग के पास जा पाते, चैंग अपने शॉक से बाहर आ चुका था और वो तुरंत ही भागते हुए मैडम यू और फेंग मियान के सामने आ जाता है। विंग उसके पीछे खड़ा था। चैंग अपने मॉम डैड को एक एंग्री लुक देता है और तुरंत विंग की तरफ मुड़ जाता है। वो विंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और विंग का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसे आवाज़ लगाता है, क्योंकि विंग अभी तक मैडम यू और फेंग मियान की तरफ देख रहा था। विंग तुरंत चैंग की तरफ मुड़कर देखता है। चैंग विंग को थोड़ा गुस्से से कहता है, तुम्हें नीचे किसने बुलाया? ऊपर जाओ, जाओ अपने रूम में। चैंग जो ऑब्वियसली अपने मॉम डैड पे गुस्सा था, तो विंग पर भी उसने थोड़ा सा गुस्सा कर दिया था। विंग इससे पहले कि कुछ बोल पाता, चैंग तुरंत विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। चैंग सीधा विंग को अपने और विंग के रूम में लाता है और उसे अंदर
छोड़ के रूम को लॉक कर देता है। उसके पेरेंट्स उसके पीछे तो आ रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें विंग से बात करनी थी, पर चैंग तुरंत उन्हें भी आधे रास्ते में ही रोक देता है। हाँ, ये शायद गलत था। चैंग को शायद विंग और उनके पेरेंट्स को एक दूसरे से मिलने देना चाहिए था, पर चैंग ऐसा सच में नहीं चाहता था। ऑब्वियसली दूसरे दिन उसकी शादी थी और वो भी ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि विंग का इतना प्रीशियस मोमेंट खराब हो जाए या वो अपसेट फील करे। ऑलरेडी वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सैडनेस और पेन सफ़र कर चुका है, तो अब एटलीस्ट इस मोमेंट से तो भी उसकी लाइफ में बस हैप्पीनेस होनी चाहिए। और वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि विंग उदास मन से और सैड फेस के साथ अपनी शादी में खड़ा हो। उसे अपना भाई हैप्पी और एक्साइटेड, थोड़ा सा नर्वस ऐसा ही चाहिए था। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि विंग अपनी शादी में अपने पेरेंट्स के या अपने पास्ट के बारे में, उन बुरी यादों के बारे में जो उसकी लाइफ में हुई है, ये सब सोचे। इसीलिए उसने ये सब किया था। कहीं ना कहीं ये हार्श था पर ठीक था। वैसे भी विंग कितना तड़पा है ना इन दोनों के प्यार के लिए, और हमेशा से वो इन दोनों के नफरत का ही शिकार हुआ है। तो अब चैंग अपने हैप्पी भाई को क्यों इन लोगों के सामने भी आने देना चाहेगा। चैंग खुद अपने पेरेंट्स को माफ़ नहीं कर पाया है, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि उन्होंने विंग के साथ गलत किया, बल्कि उन्होंने चैंग के साथ भी गलत किया। चैंग को इतने साल झूठ बोल के उसे अंधेरे में रख कर, साथ ही चैंग को भी यही लगता है कि मैडम यू और फेंग मियान ने ही विंग को मजबूर किया घर से दूर जाने के लिए। और विंग की सिचुएशन की यह हालत, ऑब्वियसली जियांग कपल है, इसीलिए वो भी अपने पेरेंट्स को बिल्कुल लाइक नहीं करता। एज अ सन वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा। ऑब्वियसली उसने विंग के शादी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे भी निभाया था। मतलब उसने विंग की शादी में अपने पेरेंट्स को इनवाइट किया था, पर सिर्फ शादी के दिन के लिए। उससे ज़्यादा उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन चैंग ने नहीं रखी थी। चैंग जो अपने पेरेंट्स को फिर से नीचे लाता है और उन्हें मेंशन से जाने के लिए बोल देता है। चैंग अपने गार्ड्स को बोलता है कि होटल में इनके लिए रूम बुक कर दिया जाए और इन्हें वहीं छोड़ दिया जाए। कल ये सीधा वेन्यू पर आएंगे और वहाँ कुछ देर रुककर जैसे ही विंग की शादी कंप्लीट होगी, ये लोग तुरंत ही वापस अपनी ओल्ड सिटी के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि चैंग ये तक नहीं चाहता कि इनका साया भी विंग पर पड़े। वैसे भी फिर एक बार वो अपने भाई को खोने का रिस्क नहीं उठा सकता। खैर, जियांग, फेंग मियान और मैडम यू बहुत कोशिश कर रहे थे चैंग को मनाने की, पर चैंग बिल्कुल भी मान नहीं रहा था। इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। तो हार मानकर जियांग, फेंग मियान और मैडम यू चैंग से ये बोलते हैं कि एटलीस्ट वो उन्हें यहाँ रहने तो भी दे, और वो वादा करते हैं कि वो विंग के सामने नहीं जाएंगे। मतलब ऑलरेडी नाइट तो हो चुकी है, तो अब तो सब सो जाएंगे और नेक्स्ट डे चैंग विंग के साथ ही रहेगा, क्योंकि विंग को प्रिपेयर जो करना होगा। तब भी मैडम यू और फेंग मियान अपने रूम में ही रहेंगे। वो विंग के सामने नहीं जाएंगे और सीधा वेन्यू में ही विंग को देखेंगे। चैंग इस बात को मानना तो नहीं चाहता था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसके पेरेंट्स भी बहुत जिद्दी थे, तो वो मान जाता है। वो सबसे नीचे वाला मेंशन का रूम उन दोनों को देने के लिए बोल देता है। ऑब्वियसली वो रूम भी अच्छा ही था। वो अपने पेरेंट्स के साथ कुछ ज़्यादा बुरा तो नहीं करना चाहता था, एटलीस्ट बिहेव तो भी नहीं, पर विंग के लिए वो ज़्यादा ट्रबल भी नहीं चाहता था। इसीलिए अब उसे इतना हार्श बिहेव तो करना ही पड़ रहा था। साथ ही अब उसे ऊपर जाकर ना सिर्फ अपने भाई को खाना खिलाना था, बल्कि उसे सुलाना भी था, उसे समझाना भी था। तो इसीलिए वो भी ज़्यादा वक्त इन लोगों के साथ बहस में नहीं गुजारता और उन दोनों को मेंशन में रहने के लिए अलाउ कर देता है। इस बात से वो दोनों भी खुश हो चुके थे और वो चुपचाप उस रूम में चले जाते हैं। वही चैंग जिसने ऑलरेडी विंग को डांट दिया था, तो वो एक मेड को कहकर खाना प्रिपेयर कराता है और अपने रूम में चला जाता है जहाँ विंग था। चैंग रूम का डोर ओपन करता है, तब वो देखता है कि विंग बालकनी में बैठा हुआ है और चांद की तरफ देख रहा है।
चैंग एक डीप ब्रीथ लेता है और अंदर एंटर करता है। वो विंग के पास जाता है और विंग को देखता है। विंग की भी नज़र चैंग पर तुरंत चली ही गई थी और चैंग जो बिल्कुल नहीं देखना चाहता था वही सैडनेस विंग की आंखों में नज़र आ रही थी। चैंग विंग की तरफ देखता है और थोड़ा कोल्डली ही कहता है, यहाँ क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो यहाँ पर? बाहर ठंड है और कल तुम्हारी शादी है, तुम्हें कोल्ड हो गया तो चलो अंदर। इतना बोलकर चैंग विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खड़ा कर देता है। चैंग विंग को अपने साथ रूम में लेके जाता है और बालकनी के ग्लास डोर को लॉक कर देता है। वो विंग को बेड पर बिठा देता है और तब तक मेड भी आ चुकी थी जिसके हाथ में खाना था। चैंग उस सारे फूड को मेड के हाथ से ले लेता है और बेड साइड टेबल पर रख देता है। चैंग विंग के सामने बेड पर बैठ जाता है और विंग के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों में टाइटली होल्ड करता है। वो विंग की तरफ देखता है और सॉफ्टली कहता है, देखो कितने ठंडे हो गए तुम्हारे हाथ, किसने कहा था इतनी ठंड में बाहर बैठने के लिए? विंग जो चैंग की तरफ देख रहा था, चैंग जो विंग को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर जब वो देखता है कि विंग की आइज़ अभी भी उसी के ऊपर है तब वो एक डीप ब्रीथ लेता है और विंग को अपने पास खींच लेता है। वो विंग को साइड हग करता है और उसे पूरी तरीके से अपने आर्म्स में होल्ड करके उसके हेड को प्यार से जेंटली चैंग सहलाने लगता है। विंग जिसने चैंग को टाइटली पकड़ लिया था, चैंग कुछ देर तक विंग को बस शांति से होल्ड करके रखता है, फिर अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, उदास मत हो, बिल्कुल भी सैड मत फील करो और उन दोनों के लिए तो बिल्कुल मत करो। उनके साथ मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी भी मर्जी नहीं है, पर ये उनके लिए ज़रूरी है। मैं जानता हूँ वो हमारे पेरेंट्स हैं, पर फिर भी मैं कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहूँगा कि तुम उन्हें माफ़ कर दो। इनफैक्ट मैं कभी भी तुमसे ये कहूँगा तक नहीं। मैं नहीं जानता कि तुमने वो सब कुछ कैसे सहा, पर जब मैंने उन सब चीज़ों के बारे में पता किया तब मुझे भी बहुत सैड फील हुआ था अपने भाई के लिए। मुझे हमारी पुरानी मेट्स ने, गार्ड्स ने सब कुछ बता दिया और यही रीज़न है कि मैं यहाँ आया, क्योंकि अब मैं उस झूठी दुनिया में नहीं रहना चाहता था जहाँ मेरा भाई मेरे पास नहीं है। मैं अब अपने भाई के साथ रहना चाहता था। मैं जानता हूँ किसी को भी माफ़ करना इतना आसान नहीं है, इवन मुझे भी नहीं, क्योंकि मेरी भी बहुत बड़ी गलती है। और मैं तुझे ये तो कभी नहीं कहूँगा कि तू उन्हें माफ़ कर, क्योंकि उन्होंने जो तेरे साथ किया है वो सबसे ज़्यादा गलत है। पर एक बात याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और अब मैं हमेशा तेरे पास रहूँगा। तेरा बड़ा ग हमेशा तेरे लिए है। तुझे उन्हें माफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुझे उनसे बात करनी है तो तू कर सकता है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। पर मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरा भाई कल उसका जो इतना प्रीशियस मोमेंट है उसमें खुश रहे। ऑलरेडी मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ सह ली है, अब मैं सिर्फ तुझे खुश देखना चाहता हूँ विंग। इसीलिए अगर तुझे उनसे बात नहीं करनी, उन्हें नहीं देखना, तो उन लोगों की केयर मत कर। ऐसा समझ जैसे वो तेरी लाइफ में है ही नहीं। वैसे भी अभी तेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है वांगजी, तेरा प्यार, तेरी शादी, तेरे इन लॉज और फिर तेरा भाई। इन्हीं सब में तेरी खुशियाँ हैं और मेरे भाई को अब वो खुशियाँ मिल रही हैं जो वो डिज़र्व करता है। तो हमेशा खुश रह, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर। इतना बोलकर चैंग विंग को अपने आप से दूर करता है। विंग जो फिलहाल थोड़ा शांत तो हो चुका था, क्योंकि उसे लगा था कि चैंग उससे कहेगा कि जा अपनी मदर फादर से बात कर, उन्हें माफ़ कर दे, पर चैंग ने उसके उल्टा रिएक्ट किया था, क्योंकि विंग खुद अपने पेरेंट्स को फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था और उसे ना उन्हें माफ़ करना था, ना उनसे बात करने में कोई उसे इंटरेस्ट था। और चैंग उसे अच्छी तरीके से समझ गया था। इस बात से विंग बहुत ज़्यादा राहत फील कर रहा था। चैंग जब विंग की आंखों में देखता है तब उसे थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि एटलीस्ट चैंग की बातों का विंग पर थोड़ा पॉजिटिव असर तो हुआ था। चैंग विंग को सॉफ्टली फोरहेड पर किस करता है और बाद में अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है,
चल मेरे भाई का कल बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट होने वाला है, तो अब तू खाना खा ले और बाद में मैं तुझे सुला देता हूँ। विंग छोटे बच्चे की तरह नोट करता है। चैंग अपने हाथ में डिनर प्लेट लेता है और अपने हाथ से ही विंग को खिलाने लगता है। विंग जो चैंग की तरफ ही देख रहा था, वही चैंग जो अपने फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल लिए विंग से बातें भी कर रहा था, वो भी अच्छी वाली। अब उन बातों में विंग के पेरेंट्स का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था। वो बस पॉजिटिवली विंग से बातें कर रहा था, उसे लाइट अप करने की कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट वो विंग को थोड़ा थोड़ा टीज भी कर रहा था वांगजी के नाम से, ताकि विंग ये सब भूल जाए और फिर से उसके दिमाग में वांगजी घुस जाए। वैसे इसका असर तो हो चुका था। विंग सब कुछ भूल के फिर से वांगजी की यादों में खो रहा था और चैंग ऐसे देखकर बहुत खुश था, क्योंकि फाइनली वो सक्सेसफुल हो चुका था अपने भाई के माइंड को डाइवर्ट करने में। खाना खिलाने के बाद चैंग खुद भी खाना खाता है, क्योंकि ऑब्वियसली विंग जानता था कि चैंग उसे ही खिला रहा है, तो वो खुद तो भूखा है। इसलिए विंग अपने सामने बिठाकर ही चैंग को भी खाने के लिए बोलता है। इवन विंग अपने हाथों से चैंग को खिला भी रहा था। चैंग जो बहुत ज़्यादा खुश था, वो विंग के हाथों से खाना खाता है और बाद में छोटे बच्चे की तरह वो विंग को अपने पास लेकर उसे टैप टैप करके सुलाने लगता है। विंग जो चैंग के पास सुकून से सो चुका था, वही दूसरी तरफ वांगजी, वो तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि उसे नींद ही नहीं आ रही थी। खैर जैसे तैसे करके वो भी सो जाता है। सो enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.